किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा, बहुत हो गया ये बॉर्डर रोकना, ये करना, गुंडागर्दी करना। सर ये लाखों रुपए के ट्रैक्टर पे 2-3 लाख रुपए के म्यूजिक सिस्टम लगाते हैं। 50-60 लाख रुपए की सनरूफ वाली फॉर्च्यूनर के पीछे ट्रॉली लगा के ये लोग घूम रहे हैं यहां पे। ये कह रहे हैं कि 6 महीने का राशन, 6 महीने का डीजल पंजाब से अपने साथ लेकर आए हैं। ये कौन सा गरीब किसान है जो 6 महीने का डीजल और 6 महीने का राशन लेके अपने खेतों को छोड़ के दिल्ली में आके यहां पे बैठ के भंडारे लगा रहा है, पिज्जा खा रहा है यहां पे, और पंजाबी म्यूजिक। ये कौन सा किसान है गरीब? ये अगर ये गरीबी है भारत की, तो हम सबको गरीब होना चाहिए सर, हम सबको गरीब होना चाहिए। अब सर पहला कारण कि ये किसान नहीं है, पहला कारण ये है कि छोटा सा ये वीडियो का ऑडियो दिखा रहा हूं आपको। मोदी ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, हमारे पास एक छोटा सा समय है मोदी का ग्राफ नीचे लाना है। सर एक बात बताइए, आपके ग्राफ का क्या लेना देना एमएसपी से? आपके ग्राफ का क्या लेना देना एमएसपी से? आपका ग्राफ बढ़ रहा है, वो आपका ग्राफ क्यों बढ़ रहा है? आपका ग्राफ सिर्फ राम मंदिर से नहीं बढ़ा, आपका ग्राफ आपके कर्मों से बढ़ा है, क्योंकि आपने देश के लिए कुछ किया है। आप देश के प्रधान और प्रथम सेवक हैं देश के, आपने सेवा करी है मां भारती की, इसलिए आपका ग्राफ बढ़ा है। अगर सिर्फ एक मंदिर बनाने से किसी का ग्राफ बढ़ता तो पुरानी सरकारें यही काम करती और आप यही काम करते सर। भारत को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी क्यों बनाया आपने? भारत के स्टॉक मार्केट को, शेयर मार्केट को दुनिया का नंबर 4 क्यों बनाया? बनाते हर देश से, आपकी तो दोस्ती यारी सबसे है। जापान में एक मंदिर बना देते, अमेरिका में 2 मंदिर बना देते, कनाडा में 1 मंदिर बनाओ हर जगह फिर। लेकिन मंदिर भी बन रहे हैं, देश की इकोनॉमी, देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, हर एक चीज मजबूत हो रही है, इससे आपका ग्राफ बढ़ा है। यह पहला प्रूफ है। दूसरा प्रूफ, एक वीडियो में कहते हैं कि वाहेगुरु और खुदा राम से बड़े हैं। सर यह मैटर एमएसपी से क्या लेने देना है इस चीज का? आप कोई वाहेगुरु को राम से ऊपर माने, खुदा को माने, वो उसका पर्सनल मैटर है सर, वो उसका पर्सनल मैटर। मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, जिसको जो मानना है माने। लेकिन इसका एमएसपी से, इसका किसान के मुद्दों से क्या लेना देना सर? सोचिए जरा। तीसरा मैटर, ईवीएम नहीं होना चाहिए, बैलेट से वोटिंग होनी चाहिए। यह किसानों का मुद्दा है, यह एमएसपी का मुद्दा है सर। ये देखिए, सुनिए। एक तो ना सरकार है जो तानाशाही पे उतराई है, एक तो जो वोटें हैं वो वेलफेयर पे होनी चाहिए, फिर तानाशाही कम रहेगी। अब ईवीएम से वोटें के कारण सरकार किसी की भी नहीं सुनेगी सारे। चौथा कारण, पार्लियामेंट में जो लोग घुसे थे उसमें एक लड़की थी नीलम आजाद, उसको छोड़ना एक डिमांड आई है। इसका एमएसपी से, इसका किसानी से क्या लेना देना? यानी कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा, हां मैं उसी को बोल रहा हूं, ऐरा गैरा नत्थू खैरा, कोई भी घुस सकता है पार्लियामेंट के अंदर, कोई भी उपद्रव मचा सकता है, कोई भी अराजकता फैला सकता है, और फिर ब्लैकमेल करा जाएगा। पूरे देश के सर पे पिस्तौल रखी जाएगी कि यहां पे किसान आ गया है, भाई किसान, डर जाओ, पीछे हट जाओ, अन्नदाता आ गया है। और नीलम आजाद क्योंकि अन्नदाता के परिवार से है, तो भाई नीलम आजाद जाके पार्लियामेंट को फूंक दे, गोली चला दे, बम फोड़ दे, स्मोक कैंडल मार दे अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, छोड़ो उसको। यह हमारी एक डिमांड है। सुनिए वीडियो उसका भी। नीलम आजाद जो पार्लियामेंट गई थी, वो बेटी और उसके साथ 4-5 और थे, उनको तुरंत रिहा करे केंद्र सरकार। और 5वां कारण, ये किसान को देखिए साहब। ਅਸੀਂ आजाद पंजाब चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝਾ पंजाब, खालिस्तान पंजाब। ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि पंजाब को भारत से अलग होना चाहिए, हमें खालिस्तान चाहिए, ये कह रहे हैं सर। इसमें ये एमएसपी का मामला है सर, ये किसानी का मामला है। और जो विद्या रानी है, जो कांग्रेस की नेता है, वो क्या कह रही हैं? किसानों में शराब बांटो, ये आखिरी मौका है हमारे पास घेरने का। कोई कह रहा है ये आखिरी मौका है, मोदी का ग्राफ चढ़ रहा है, बहुत कम समय है। कोई नेता ये कह रहा है शराब बांटो इनमें।
सर ये कुछ नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी। कल तक मैं ये सोच रहा था कि 98% इसमें जो हैं वो ज्यादातर लोग इनोसेंट हैं और सिर्फ 2% खालिस्तानी हैं। अब मुझे पता लग रहा है कि खालिस्तानी चाहे 2% हो, पर इस पूरे सो कॉल्ड, ना ये किसान है ना ये आंदोलन है, और इनका सो कॉल्ड एजेंडा पूरा का पूरा पॉलिटिकल है। और इनका वही एजेंडा है जो इंडिया अलायंस नहीं था। इंडिया अलायंस ने कभी ये नहीं बोला, ऑपोजिशन पार्टीज के अलायंस ने। मैं कभी सर पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बोलता, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बोलता हूं, जियो पॉलिटिक्स के बारे में बोलता हूं। आज मैं बोलने पर मजबूर हूं क्योंकि मेरे देश के अंदर ये सब हो रहा है। ये लोग आज तक क्या बोलते आए हैं? क्या इन्होंने ये बोला? ये कहते हैं कि मोदी ने जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, बेरोजगारी है। क्या इन्होंने ये बताया कि इनका क्या प्लान है बेरोजगारी हटाने का? कह रहे जी चीजें महंगी हो गई। भाई आपका क्या प्लान है चीजों को सस्ता करने का? ये कुछ नहीं बताया। ये सारे लोग क्यों इकट्ठा हुए? क्योंकि मोदी को हटाना इनका एक ही एजेंडा है, और फिर आपस में लड़ पड़े हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं सर, ये इनके स्पॉन्सर्स हैं, राइट? और ये लोग जो हैं यहां पे, इनका क्या एजेंडा है? क्या इनका ये एजेंडा है? अभी किसी ने जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स इनमें से आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं सर? ये आ रहे हैं कि भारत से अलग हो जाएंगे, ये करो, मोदी को हटाओ। इसके लिए किसान आए हैं सर। किसान जो है, जिसको हम कहते हैं अन्नदाता हमारा, वो किसान सर, उसके कुछ बीघा जमीन उसके पास, बेचारे की कमर टूट जाती है सर। 40 साल की उम्र में ऐसा लगता है जैसे 70 साल का बूढ़ा होगा, और उनको एक्चुअली प्रॉब्लम है और सरकार को उन किसानों की मदद करनी चाहिए। लेकिन ये जो आए हैं ये किसान नहीं है सर। 2-2, 3-3 लाख रुपए के म्यूजिक सिस्टम लगा के पंजाबी गाने बजाते हुए वहां से आ रहे हैं, ढंग ढंग ढंग, जैसे पता नहीं दिल्ली को फतेह करने आ रखे होंगे। कि दिमाग खराब हो रखे हैं। इनको कंट्रोल करना जरूरी है सर। सर जिस भाषा में सवाल पूछा जाए ना, जवाब भी उसी भाषा में देना पड़ेगा। पिछली बार इन्होंने क्या करा था, बीच दिल्ली में गोल गोल ट्रैक्टर। ये सर ये चाहते ही नहीं किसानों का, ये बिचौलियों का, अड़तियों का, ये सब जितने भी लोग हैं ना, ये इन सब का गेम यहां पे चल रहा है सर। दिस इज अ हाईली पॉलिटिकल गेम, आपको भी पता है। और मैं एक और चीज कहना, आपने पिछली बार क्या बोला था सर? मोदी जी आपने पिछली बार यह बोला था कि जब मैं तीसरी बार चुनाव जीतूंगा तब मैं जाके कुछ ऐसे फैसले लूंगा, राइट, जो कि देश को 1000 साल की प्रगति के रास्ते पर लगा देंगे। बोला था ना आपने। अब मैं आपको एक रिकमेंडेशन करना चाहता हूं सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी हाथ जोड़ के विनती है सर। भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एनफोर्सेबल हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज को भी आपको एनफोर्स करना पड़ेगा सर। हर समय मेरा अधिकार, मेरा हक, मेरा अधिकार, मेरा हक, ये क्या होता है सर? हर समय अधिकार 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 मांगते ही रहते हैं लोग। इनके हाथी फैले रहते हैं, ये हमें दे दो, ये हमें दे दो। कर्तव्य कहां पे गया सर? इंसान का सबसे पहले कर्तव्य होता है आपके देश के लिए कर्तव्य, आपके समाज के लिए कर्तव्य, आपके घर परिवार मां बाप के लिए कर्तव्य। अ मैन विदाउट ड्यूटीज इज नथिंग सर। राइट्स तो जानवरों की भी होती हैं। सबसे बड़ा मैं कह रहा हूं सर, बाकी जो भी करें, लोग कहें कि ये प्रीएम्बल में ये है, वो मेरा मैटर नहीं है सर, वो आप बेहतर जानते हैं मुझसे। लेकिन जो राइट्स हैं इंसान की, अगर वो एनफोर्सेबल हैं तो इंसान की ड्यूटीज भी एनफोर्सेबल होनी चाहिए। अगर अपनी कोई कर्तव्य ना निभाए भारत मां के प्रति, वो भी जेल जाए सर। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जो हक हैं, आपका जो हक है, जो संविधान में आपका हक लिखा है, उसके लिए तो आप कोर्ट के दरवाजे खटखटा ले, लेकिन जो आपको करना है, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका फर्ज है, उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है। आप करो ना करो, ठीक है, वो लिखा हुआ है बस। क्यों लिखा है सर फिर संविधान में? या तो हम उसको हटा दें, या उस पर भी इतनी तवज्जो दें। अगर मुझे कोई हुक्म आए कि आपको देश के लिए करना है, अगर मुझे मेजर गौरवारिया को हुक्म आए कि आपको देश के लिए करना है, ब्लडी वेल डू इट, करना पड़ेगा। पसंद आए ना आए वाला कॉलम है ही नहीं सर इसमें। इट्स अ मैटर ऑफ द कंट्री, पर्सन हैज टू डू। 10 बार करेगा, सर के बल खड़ा होकर करेगा ये। और सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको करिए। आप फंडामेंटल ड्यूटीज को आप एनफोर्सेबल करिए। ये हर दूसरे दिन कोई आ जाएगा, कोई शाहीन बाग के मामले में पूरी रोड घेर लेगा, कभी कोई किसान आ जाएंगे झूठ बोल के यहां पे। सर ये सब नहीं होता। हमने भी प्रोटेस्ट करा है सर, मैं भी OROP के प्रोटेस्ट में था। मैं आपको बताता हूं अपनी खुद की कहानी। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए सब प्रोटेस्ट कर रहे थे फौजी, मैं भी गया। मेरा कोई लेना देना नहीं है सर 1 रैंक 1 पेंशन से। मैं शॉर्ट सर्विस ऑफिसर हूं, और फौजी अफसर को पेंशन तब मिलती है जब वो 20 साल की नौकरी कंप्लीट करता है। मैंने नहीं करी 20 साल की, मेरी 5.5 साल की नौकरी थी। मैं पेंशन मुझे नहीं मिल सकती, मैं पेंशन का हकदार नहीं हूं सर। लेकिन क्योंकि मेरे भाई थे वहां पे, मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा रहा। मैं दफ्तर से छुट्टी लेकर गया। आज भी मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा हूं। लेकिन
इनको, ये जो सो कॉल्ड फार्मर्स हैं, ये किसान नहीं है सर, ये लोग ये जो आए हैं इनको, और शाहीन बाग वालों को जरा मैं ये चाहता हूं सर कि आप इनको भेजें जरा और उन फौजियों से मिलवाएं और उन फौजियों को बताएं कि जी ऐसा होता है प्रोटेस्ट जब आप करते हो। संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को सुबह 6 से शाम 4 बजे तक भारत ग्रामीण बंद को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। इस दौरान गांव में सभी कृषि गतिविधियों, मनरेगा कार्य, ग्रामीण कार्य बंद रहने की घोषणा की गई है। यही नहीं, सब्जियों, अन्य फलों की भी आपूर्ति और खरीद निलंबित रहेगी। मोर्चे के अनुसार किसान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के दौरान चक्का जाम, रास्ता रोको आंदोलन में शामिल होंगे। इसी तरह घोषणा की गई कि बंद के दौरान एम्बुलेंस, मृत्यु वाहन, चिकित्सा दुकानें, समाचार पत्र आपूर्ति, बोर्ड परीक्षा, यात्रियों के हवाई अड्डे, जन समेत आपातकालीन सेवाओं को नहीं रोका जाएगा। मोर्चा ने गांव की सभी दुकानें, अनाज मंडियां, सब्जी मंडियां, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय, ग्रामीण औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के संस्थान और निजी क्षेत्र के उद्यमों को बंद रखने का अनुरोध किया है। एसकेएम ने अन्य किसान संगठनों और किसानों से इस भारत बंद में शामिल होने का भी अनुरोध किया है। दरअसल किसान जिन मांगों को लेकर भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, उनमें किसानों के लिए पेंशन, फसलों के लिए एमएसपी, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और श्रम कानूनों में संशोधन को वापस लेने समेत अन्य मांगे भी शामिल है। इसी वजह से भारत बंद का आह्वान किया गया है। वहीं पीएसयू का निजीकरण नहीं करना, कार्यबल का अनुबंधीकरण नहीं करना, रोजगार की गारंटी देना आदि किसानों की मांगों में शामिल है।